Yes, children. So now, here, yes, children. So now continue करते हैं हम and just see the topic. रदरफोर्ड हमारा चल रहा था. मैंने क्या बताया है, क्लास 11th का बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड मॉडल ने स्पेशली सेंटर पार्ट ऑफ द एटम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया और न्यूक्लियस के बारे में बातचीत की. और उन्होंने पूरा बताया कि भाई ये न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर पार्ट ऑफ द एटम को न्यूक्लियस क्यों कहते हैं और कैसे डिस्क्राइब हुआ. पूरा एक्सपेरिमेंट आज इस वीडियो में हम करेंगे. अब चलते हैं. What we will learn in this video: Rutherford alpha scattering experiment, observation of Rutherford alpha scattering experiment, Rutherford atomic model, limitations of Rutherford atomic model. क्या क्या कमियां थी उसकी, वो सब हम पढ़ेंगे. Rutherford alpha scattering experiment को हम स्टार्ट करते हैं. Now just see the pic. Very interesting और बहुत एक अट्रैक्टिव मूड में मैं इसको डिस्कस करूंगी आपसे. मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको मेरे साथ स्टडी करें. जैसे रदरफोर्ड ने क्या किया, उनको ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हुई जो थॉमसन ने बोली थी थॉमसन मॉडल में कि भाई वाटरमेलन की तरह कंपेयर कर दिया एटम के स्ट्रक्चर को और पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पे रहेगा और इलेक्ट्रॉन इम्बर्ड रहेंगे. भाई ये तो नहीं समझ में कुछ बात आती है, तो स्टेबिलिटी कुछ समझ में नहीं आई. तो रदरफोर्ड ने एक प्रॉपर पोजीशन कि भाई पॉजिटिव चार्ज कहाँ, नेगेटिव चार्ज कहाँ, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की. और उस एक्सपेरिमेंट के लिए व्हाट ही डिड, एक सिंपल सा फंडा, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट. व्हाट ही टेक, इन्होंने लिया एक गोल्ड फॉइल. यू आर एबल टू सी द गोल्ड फॉइल. ठीक है, गोल्ड फॉइल लिया. इवन गोल्ड फॉइल लेने के बाद इन्होंने यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये बनाया एक चैम्बर. इसको वैसे तो कुछ बुक्स में लेड चैम्बर भी बोला जाता है, ये लेड चैम्बर भी है, लेकिन आप इसको रेडियो एक्टिव चैम्बर से लर्न कर सकते हो. यहाँ पर हमने एक रेडियम फॉर रख दिया, यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, इसको हमने रख दिया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया इसके अंदर. एंड वी नो दैट व्हाट आर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड क्या क्या क्वालिटीज होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में. क्वालिटीज ये होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा रेस को एमिट करते हैं. इतना तो आप समझ ही रहे होंगे. अल्फा, बीटा, गामा रेस को एमिट करना बहुत अच्छी आपको ये बात लगी होगी मेरी बात, कि अपने आप को खुद स्टेबलाइज करते हैं वो एमिशन करके, उनको बोलते हैं आप रेडियो एक्टिव रेस. तो अब क्या किया, ये ली गोल्ड की फॉइल एंड देन यहाँ पर रेडियो एक्टिव चैम्बर हमारा रेडी है. यहाँ बढ़िया हम अल्फा पार्टिकल को बॉम्बर्ड करवा रहे हैं. कई बच्चों को क्लियर नहीं होता है अल्फा पार्टिकल क्या है, तो मैं वो भी क्लियर कर दे रही हूँ. शायद आपने ये देखा होगा हीलियम 2He4, इसको ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं. इससे ही अल्फा पार्टिकल बना हुआ है. कैसे बना है ये देखिए, ये हीलियम का न्यूक्लियस है और इसके आउटर मोस्ट शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे होंगे. जब हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो क्या होगा मालूम है क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बचेगा जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आप देख रहे होंगे डबली पॉजिटिव चार्ज. तो अब अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल, तो आप इजीली कह सकते हो अरे मेरे को आता है यार कि व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम एंड इज द डबली पॉजिटिव चार्ज, हम कह सकते हैं उसको. अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल को थिन गोल्ड फॉइल पर हमने बॉम्बर्ड कराया, हमने लेड की प्लेट यहाँ भी फिक्स कर दी, जिससे कि यहाँ पर ये बहुत कम स्पेस, आप देखो छोटू सा स्पेस मिलेगा, तो एकदम सीधी अल्फा रेज स्ट्राइक करेगी और गोल्ड फॉइल पर अटैक करेगी. जब अटैक करवाया तो हमने यहाँ पर जिंक ZnS, जिंक सल्फाइड की कोडिंग करवा दी है यहाँ पर, जिससे कि आप स्कैटरिंग देख पाओ. आप यहाँ पर एक फोटोग्राफिक इफेक्ट देख पाइए, आप इसमें फ्लोरोसेंस, एक लाइट प्रोड्यूस होगी, जिससे कम से कम पता चलेगा कि हाँ इस एक्सपेरिमेंट में कुछ रेज एमिट हुई है, कहीं स्ट्राइक हुआ है, कहीं वो प्रोड्यूस करी है. अब क्या होता है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल आपने बॉम्बर्ड करवाया, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे सीधे एकदम. तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज गो टू द स्ट्रेट लाइन
और यहाँ जाके स्ट्राइक किए और लाइट प्रोड्यूस करी जो कि दिखने लगा रदरफोर्ड को। ठीक है भाई, और कुछ भी देखा उन्होंने, और एक और चीज देखी, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल दिस डिफ्लेक्टेड एज अ स्मॉल एंगल, देन वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, और मैं वेरी फ्यू बताऊं अगर तो 20,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक हुआ 180 डिग्री पर। साइंटिस्ट का दिमाग चक्कर खा गया, भाई ये क्या हो रहा है। अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड मतलब इस तरीके से हो रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, देन फ्यू ऑफ स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये क्या है सर? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये देखिए, ये कौन है? ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। मैं हूं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, आप मुझे रदरफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। इजीली आप इसको रदरफोर्ड मॉडल भी कहते हो। अब रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली हाई एनर्जी स्ट्रीम, जो अल्फा पार्टिकल की बहुत हाई स्ट्रीम होती है, बहुत ही हाई एनर्जी होती है उनकी, रेडियो एक्टिव सोर्सेज से वो निकलती हैं, उनको हम गोल्ड फॉइल पर, जो बड़ी पतली सी होती है थिन, उस पर करवाते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को स्टडी करा जब हमने अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड करवा कर, तो इन्होंने उसको देखने के लिए फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी पूरे में, और फिर इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया, रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया। He observed the major fraction of alpha particle bombarding towards the gold sheet pass through it without any deflection and hence इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि जब ये सारे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं तो इसका मतलब एटम के अंदर कहीं ना कहीं एम्प्टी स्पेस होता है। There will be empty space inside the atom. Few of the alpha particles deflected as a gold sheet by the very small angle. तो इससे उन्होंने क्या निकाला? कहीं ना कहीं सेंटर पार्ट, जैसे कि ये आपका सेंटर पार्ट है एटम का, अब इसमें हुआ क्या, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आते हैं, अब यहाँ पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, दूर चले जाएंगे ना ये, तो ऐसे ही हुआ, ये दूर चले गए, डिफ्लेक्शन हुआ। तो इससे क्लियर हुआ कि हीलियम की रेज डबली चार्ज, हीलियम पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जहां पॉजिटिव चार्ज है वहीं से स्मॉल डिफ्लेक्शन पर ये डिफ्लेक्ट हो रही है। अब थर्ड देखिए, few of the alpha particle deflected back, that is only in the very few। तो मैंने आपको very few का वो भी बता दिया, 20,000 में से 1 अल्फा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा और बाउंस बैक होगा ओरिजिनल एंगल पर। अब देखते हैं रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में क्या क्या अप्रोचेस और चीजें सामने आती हैं। तो वो सब सामने कैसे आया, वो इस तरीके से सामने आता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने इसका कंक्लूजन दिया, जो एटम है, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। बस आपको इस मॉडल को देखना है और इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करनी है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज कॉन्सेंट्रेट रहता है इन अ एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम। ही कॉल्ड दिस रीजन ऑफ एटम एज अ न्यूक्लियस, जिसे आप न्यूक्लियस कहते हो। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस है। ओके, रदरफोर्ड ने प्रपोज की एक थ्योरी, उन्होंने ये बताया, रदरफोर्ड मॉडल ने ये भी बताया कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो एटम के इधर रहते हैं, सराउंडिंग्स, इधर घूमते रहते हैं सर्कुलर मोशन में और हाई स्पीड के अंदर घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियर बीइंग अ डेंस, लिखा है ना, कंसंट्रेटेड मास पॉजिटिव चार्ज और हेल्ड टुगेदर। इसका मतलब ये है कि बीच में पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और बढ़िया स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन, वो एटम की न्यूट्रलिटी समझ में आ गई कि कैसे इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को बैलेंस कर रखा है, और इन्होंने बता दिया इक्वल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन रहेंगे
जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगकर बैलेंसिंग होती रहेगी। इतना बता दिया। भाई ये भी इन्होंने क्रिएट किया कि सेंटर पार्ट आप देखो छोटा सा दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, और पूरा एटम बड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो छोटू सा होता है हमारा न्यूक्लियस, जिसमें पूरा एटम का मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है सेंटर में बिल्कुल जाके। अब इतनी बात जब आती है हमारे समझ में, इतनी बात समझ में जब आई तो हम जरा देखते हैं लिमिटेशन। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया रिवॉल्व कर रहे हैं हाई स्पीड से, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बट बच्चों ये भी मॉडल डिस्कार्डेड हो गया, फेल हो गया, अप्रूवल नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला अप्रूवल। ऐसा क्यों? अब वही क्यों का आंसर आपको यहाँ बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है इसमें। ऐसा हुआ इसलिए कि रदरफोर्ड ने प्रपोज किया एक मॉडल जिसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन दी हाई एनर्जी। तो यहाँ पर एक मैक्सवेल साइंटिस्ट आ जाते हैं और वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ बता देते हैं, और इन मैक्सवेल साइंटिस्ट ने लॉ जो बताया, एक्सेलरेशन का लॉ दिया था, और इन्होंने ये बताया कि जब भी कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा अराउंड द सर्कुलर मोशन में, बहुत तेज एक्सेलरेट करेगा, घूमेगा घूमेगा घूमेगा, तो वो क्या करेगा, धीमे 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 अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो न्यूक्लियस के क्लोजर आएगा तो इतना क्लोजर आ जाएगा अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वुड कोलैप्स इन द न्यूक्लियस, कि यहाँ पर जाएगा और पूरा एटम्स कोलैप्स हो जाएगा। बट ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्या एटम कोलैप्स होता है? एटम तो स्टेबल होता है। इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया कि एटम की स्टेबिलिटी क्या थी। आर यू गेटिंग मी ना? मजा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा किस तरीके से लिमिटेशंस निकली हैं इसकी। इसके बाद जो सेकंड ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक ये था, डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम व्हिच मेड हिज थ्योरी इनकम्प्लीट। इलेक्ट्रॉन रहते हैं अराउंड न्यूक्लियस, रहते हैं कहाँ रहते हैं, क्या एनर्जी होती है, किस स्पीड में रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं बताया। देन द अर्ली एटॉमिक मॉडल वर, लिखा ना, failed explain certain experimental result, they were the based on the future development of the word quantum mechanism। अब इसकी जो स्टेबिलिटी है एटम की, वो क्वांटम मैकेनिज्म पर डिपेंड करेगी। इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी, क्वांटाइज एनर्जी, इसके लिए स्पेक्ट्रम, दो तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं बेटा जी, एक होते हैं आपके एड्सॉर्प्शन, एक होते हैं एमिशन। ये स्पेक्ट्रम पूरा मिलाकर एक प्लांक थ्योरी को डेवलप करते हैं। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक थ्योरी हम पढ़ाएंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे, पूरी क्वांटम मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे, तब जाके एटम की स्टेबिलिटी हमें समझ में आएगी कि भाई एटम स्टेबल कैसे हुआ। क्योंकि पूरा नील बोर का मॉडल, जो आने वाला एक मॉडल होगा, जो नील बोर होंगे, जो एटम की स्टेबिलिटी को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ऑर्बिट और शेल्स के बारे में बताएंगे, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे, उनकी पूरी थ्योरी प्लांक कांस्टेंट पर, प्लांक थ्योरी पर डिपेंड रहेगी, क्वांटम मैकेनिज्म पर डिपेंड रहेगी। तो अब हम ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे। हियर आई एम कंक्लूडिंग माय वीडियो। मैं अपने वर्ड्स कंप्लीट करती हूँ। पूरा टॉपिक मॉडल मैंने कोशिश की है क्लियरिफाई करने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। आई होप आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे तो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी जिनको एग्जैक्टली में जरूरत है इस वीडियो की। सो गॉड ब्लेस यू all of you, have a nice and wonderful day, take care।